हेलो स्टूडेंट्स, मैं अन्नपूर्णा झा, डिग्री कॉलेज मनोहरपुर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। इस क्लास में हम सेमेस्टर 3 CC 6 में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख उद्योगों के विषय में चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में भारत में कई प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ। यहाँ उससे पहले से भी कई उद्योग धंधे प्रचलित थे, पर उस समय उद्योग धंधों को संगठित होने का अवसर मिला। कृषि और गैर कृषि उत्पादनों पर आधारित उद्योग धंधे देश के कई भागों में फैले हुए थे। इस काल में अमीरों में विलासिता और शान शौकत का महत्व बढ़ा, जिसके पश्चात उनकी आवश्यकताएं बढ़ती चली गई। नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई। अधिकतर गृह उद्योग कृषि से ही संबंधित थे। गांवों में कृषि पर आधारित अनेक प्रकार के उद्योग धंधों का विकास हुआ। सल्तनत कालीन उद्योगों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग ही था। देश में सूती, रेशमी और ऊनी तीनों प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। कुछ उद्योगों का संचालन राज्य के संरक्षण में होता था, लेकिन अधिकतर उद्योग पेशेवर उद्योगपतियों के और व्यवसायियों के द्वारा किए जाते थे। सूती वस्त्र उद्योग का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां कपास की खेती अधिक मात्रा में होती थी या जहां के आसपास के क्षेत्रों में कपास आसानी से उपलब्ध होता था। चरखे के प्रयोग के पश्चात धागा तैयार करने वालों की कार्यकुशलता में काफ़ी वृद्धि हो गई। इस उपकरण के आगमन से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चूँकि चरखा सूत काटने की गति को बढ़ाता है, अतः यह निश्चित है कि सूती कपड़े के उत्पादन में भी वृद्धि हुई होगी। कपास को भी अब धुनकी की सहायता से शीघ्रतापूर्वक तथा अच्छे ढंग से धुना जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप बुने हुए कपड़ों की मात्रा में वृद्धि हो गई और कपड़े पहले की अपेक्षा सस्ते भी हो गए। भारत का वस्त्र निर्माण उद्योग प्राचीन काल से ही अत्यंत प्रसिद्ध था तथा देश विदेश में यहाँ से वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही भारतीय वस्त्रों की काफ़ी मांग थी तथा सल्तनत काल में उन्नत किस्म के सूती कपड़ों का निर्माण होने लगा, जिससे इन वस्त्रों का निर्माण चीन को भी किया जाने लगा, जहां ये वस्त्र चीन के रेशमी वस्त्रों से भी महंगे होते थे। गुजरात और बंगाल अपनी जलवायु तथा कच्चे माल की उपलब्धता के कारण वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। सूती वस्त्र के अतिरिक्त रेशमी कपड़े की बुनाई का भी काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत के काल में ही प्रचलित हुई, जिसका सीधा प्रभाव भारतीय रेशम वस्त्र निर्माण उद्योग पर पड़ा, क्योंकि इससे पहले कच्चा रेशम बाहर से आयात किया जाता था। बंगाल में सुनार गांव अपने कच्चे रेशम और मलमल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। बंगाल में रेशम के कीड़ों का पालन होता था। गुजरात रेशम की कताई के लिए प्रसिद्ध था। रेशमी वस्त्र उद्योग से संबंधित कुछ अन्य उद्योग जैसे कढ़ाई उद्योग, जरी उद्योग के साथ साथ छपाई और रंगाई के उद्योगों का भी उस समय काफ़ी विकास हुआ। ये उद्योग बड़े बड़े शहरों में फैले हुए थे। वस्त्रों को रंगने छापने के अलावा उन्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरातों से भी जड़ा जाता था। जरी उद्योग उस समय एक काफ़ी लाभदायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो चुका था। ऊन पहाड़ी प्रदेशों से प्राप्त होता था, जहाँ बड़ी संख्या में रोएदार पशुओं का पालन किया जाता था, पर उत्तम किस्म का ऊन विदेशों से ही आयात किया जाता था। बंगाल और गुजरात के सूती वस्त्रों की बाजार में काफ़ी मांग थी। यहाँ के सूती वस्त्र विदेशों में निर्यात किए जाते थे। सिलहट और देवगिरी में मोटे खुरदुरे कपड़े से लेकर बारीक सूती वस्त्रों तक का भी निर्माण किया जाता था। दिल्ली के सुल्तानों ने राजधानी में कई कारखानों की स्थापना की, जिनमें अभिजात वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्नत किस्म के वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। केम्बे का छपाईदार कपड़ा और मिर्जापुर का सतरंगी कपड़ा पूरे देश में प्रसिद्ध था।
आधुनिक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में उन्नत कोटि की धारीदार मलमल का निर्माण किया जाता था। चंदेरी के मलमल की मांग भारत के बाहर तक थी। गुजरात में उत्तम किस्म के रेशम के कपड़ों का निर्माण होता था। वहाँ का पटोला अत्यधिक प्रसिद्ध था। गुजरात वस्त्रों पर सोने की कढ़ाई के लिए भी प्रसिद्ध था। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे उद्योग थे, जहाँ दरियाँ, चादर, कालीन, गिलाफ तथा अन्य वस्तुएं तैयार की जाती थी। मोजा बनाने का उद्योग भी उस समय तक स्थापित किया जा चुका था। कश्मीर में साल बनाने का उद्योग था। वहाँ के साल दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। नील का प्रयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता था। वस्त्रों की रंगाई, छपाई का उद्योग भी उस समय बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। रंगी हुई तथा छपी हुई साड़ियाँ बड़ी संख्या में तैयार की जाती थी। जिन क्षेत्रों में सन और जूट की खेती की जाती थी, वहाँ रस्सी बनाने, चटाई बुनने और टोकरियाँ बनाने के उद्योगों का विकास हुआ। सल्तनत काल में धातु उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ। लोहा और तांबा देश के विभिन्न भागों में पाए जाते थे। भारतीय कारीगर कई प्रकार की धातुओं जैसे लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि के प्रयोग में अत्यंत सिद्ध हस्त थे। विदेशों में भी भारतीय धातु विज्ञान को उच्च स्तरीय माना जाता था। ढाल, तलवार, तीर, भाला, चाकू, कैंची, बर्तन आदि धातु से तैयार किए जाते थे। दक्षिण भारत के राज्यों से ये मध्य पूर्व के देशों तक भेजे जाते थे। लोहे और इस्पात का निर्यात कई क्षेत्रों में किया जाता था। उत्तम कोटि के लोहे से दमिश्की तलवार, दमिश्की इस्पात बनाया जाता था, जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। शस्त्र, अस्त्र, ढाल, कवच, घोड़े की नाल का निर्माण लोहे से किया जाता था। अहमदाबाद शस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। लोहे का प्रयोग भवन निर्माण में भी बड़ी मात्रा में किया जाता था। राजस्थान में तांबे की कई खानें थीं। बनारस, अलीगढ़ और मुरादाबाद में तांबे और पीतल के आकर्षक बर्तनों तथा मथुरा और गोकुल में देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। सोने चांदी का उत्खनन कम मात्रा में होता था। उनसे आकर्षक और कलात्मक आभूषण बनाए जाते थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध थे। बंगाल और गुजरात के बाहर सोने और चांदी के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। बंगाल और गुजरात के शहर सोने चांदी के काम के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। सल्तनत काल में कागज निर्माण का उद्योग भी काफ़ी विकसित हुआ था। 13वीं शताब्दी में यहाँ लोग कागज का निर्माण करने लगे थे। कागज का प्रयोग शाही फरमान, सरकारी विभागों के हिसाब किताब, भू राजस्व के हिसाब तथा प्रशासनिक आदेशों को जारी करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा शिक्षा के प्रसार में भी इसका काफ़ी योगदान था। सस्ते कागज की उपलब्धि से हुंडियों के लेन देन में जैसे व्यापारिक क्रियाकलाप तथा राज्यों को निर्देश भेजना काफ़ी आसान हो गया। ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में कागज का निर्माण किया जाने लगा। बंगाल में पेड़ों की छाल से चमकदार चिकना कागज बनाया जाता था। सल्तनत काल में चमड़ा उद्योग भी काफ़ी प्रसिद्ध था। चमड़ा बनाने वालों का एक समुदाय था जो पानी निकालने के लिए चमड़े की मूठ, घोड़े की रास, जीन, तलवार रखने के लिए म्यान तथा अन्य वस्तुओं का निर्माण करता था। इसके अलावा लकड़ी बनाने का उद्योग, निर्माण उद्योग आदि भी प्रसिद्ध थे। निर्माण उद्योग सल्तनत काल का एक मुख्य उद्योग था, जिसमें हजारों लोग अपनी आजीविका चलाते थे। दिल्ली के लगभग सभी सुल्तानों और अमीरों की रुचि भवनों के निर्माण में थी। उन्होंने बड़ी संख्या में विशाल महलों, दुर्गों, किलों, जलकुंडों, मकबरों तथा मस्जिदों का निर्माण कराया। भारतीय कारीगर पत्थर के कार्यों में विशेष रूप से प्रवीण थे। इसके साथ ही शासकों ने भारतीय शिल्पकारों और कारीगरों का बड़ी संख्या में उपयोग किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 70,000 शिल्पकारों को शाही इमारतों के निर्माण के लिए नियुक्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 4,000 गुलामों को विभिन्न शिल्प कलाओं को सीखने के लिए लगाया। समकालीन लेखों से यह पता चलता है कि पूर्व मध्यकाल में भारत के कारीगरों की शिल्पकारी की प्रशंसा
देश से बाहर भी की जाती थी। इन उद्योगों के अलावा सल्तनत काल में कई अन्य उद्योग धंधे भी अत्यंत प्रसिद्ध थे। इनमें हाथी दांत से विभिन्न वस्तुओं के निर्माण का उद्योग, कृत्रिम आभूषण बनाने का उद्योग, मूंगे का आदि प्रसिद्ध था। इसके अलावा मुद्रा निर्माण उद्योग भी था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के काल में मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में काफी योगदान दिया था। मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के पश्चात एक व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली की स्थापना हुई। उस काल में चांदी और तांबे के सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा। सिक्कों की ढलाई के लिए कई टकसालों की स्थापना की गई। टकसालों की स्थापना बड़े बड़े शहरों तथा बंदरगाहों के आसपास की जाती थी, जहां अलग अलग धातुओं के सिक्कों का निर्माण किया जाता था। उस समय नमक उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। नमक एक अनिवार्य खाद्य वस्तु थी, अतः भारत में कई स्थानों पर इसका निर्माण होता था। राजपूताना में सांभर झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा पंजाब में नमक पत्थर की खानें और समुद्र का पानी इसका मुख्य स्रोत था। सिंध, कच्छ और गुजरात के तटवर्ती प्रदेशों जैसे मालाबार, मैसूर, बंगाल आदि स्थानों पर समुद्र के पानी से नमक तैयार किया जाता था। नमक हर जगह पर नहीं पाया जाता था, इसलिए यह प्रांतीय और अंतर प्रांतीय व्यापार की एक मुख्य वस्तु था। सल्तनत काल में शाही कारखाने भी उद्योग व्यवस्था के मुख्य अंग थे। ये कारखाने राजकीय व्यवस्था के अंग थे। राजकीय नियंत्रण में चलने वाले ऐसे कारखानों में निर्मित होने वाली वस्तुओं को शासक वर्ग के लोगों की घरेलू आवश्यकताओं तथा दरबार के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उच्च पद पर नियुक्त कई कुलीनों के भी अपने कारखाने हुआ करते थे। आमतौर पर इनमें महंगी और विलास से संबंधित वस्तुओं का ही निर्माण किया जाता था। ऐसे कारखानों में योग्य और कुशल कारीगर एक ही छत के नीचे कार्य करते थे तथा अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते थे। राज्य के अधिकारी समय समय पर उनका निरीक्षण करते थे। बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहुमूल्य सामग्रियों को राज्य द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाता था। ऐसे कारखाने आम लोगों की पहुंच से दूर होते थे, क्योंकि इनमें बनने वाला सामान बाजार के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता था। थैंक यू।